हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQ के हिंदी प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है अभिनव कुमार बोरे और आप सभी के लिए है एक इंपॉर्टेंट अपडेट। कल की क्लास में हमने डिस्कस करा था बेसिकली कि भारत ने INS जटायु को स्टैब्लिश करा है और बेस स्टैब्लिश करने की बात कही है। और आज ही नेक्स्ट डे एक खबर आती है कि भाई चाइना और मालदीव्स ने आपस में करे हैं फ्री मिलिट्री असिस्टेंस की एक डील, यानी कि चाइना विल गोइंग टू स्पॉन्सर बेसिकली मालदीव्स, यानी कि हमारे INS जटायु और नेवल बेस जो हमने बनाया हमारे एरिया अर्थात मिनिकॉय में, अब चाइना स्पॉन्सर करेगा बेसिकली मालदीव्स को डिफेंस इंफ्रा बिल्ड करने में, या हम कहें फ्री डिफेंस असिस्टेंस के लिए। अब हमने पहले ही चर्चा कर रखी है कि बेसिकली मालदीव्स हमारे लिए और मालदीव्स के अलावा हमारा मिनिकॉय किस तरीके से हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसे किस प्रकार से भारत देखता है, INS जटायु की जरूरत क्यों है, इस पर हमने लास्ट वीडियो में चर्चा करी थी डिटेल में कि क्या है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल, क्या है स्ट्रिंग ऑफ फ्लावर, यानी कि कैसे चाइना हमें घेरने का प्रयास करता है और किस प्रकार से हम चाइना को काउंटर करते हैं, और क्या है हमारा आयरन की चेन अर्थात हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स जो चाइना के कंपैरिजन में हमें देते हैं एक बढ़त हमारे हिंद महासागर में, अर्थात इंडियन ओशन में इंडियन जियोपॉलिटिक्स को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, और भी ज्यादा स्ट्रेंथन, और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और इंडिया के फेवर में करने का कार्य करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप। अब इस पर हमने लास्ट वीडियो में चर्चा कर ली थी हमारे लिए किस प्रकार से लक्षद्वीप इंपॉर्टेंट है। अब आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं बेसिकली इस बारे में कि आप सभी के दिमाग में एक प्रश्न जागे और आप समझें कि क्या है एग्जैक्टली इंडियन ओशन की अर्थात हिंद महासागर की इंडियन ओशन की अर्थात हिंद महासागर की जियोपॉलिटिक्स। तो आज हम चर्चा करेंगे इस पूरे डिटेल्ड वीडियो में कि एग्जैक्टली इंडियन ओशन में ये चल क्या रहा है। एक देश दूसरे देश की ओर बढ़ना स्टार्ट करता है, एक देश दूसरे देश से पीछे हटने का प्रयास करता है, और दो देशों के बीच में ये जो टसल है ये किस कंडीशन के कारण है। अगर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं और ध्यान से समझें तो मैं यहां पर आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट वैल्यू एडिशन डिस्कशन लेकर आया हूं, जहां हम डिस्कस करेंगे कि भाई हमारा एंशिएंट अर्थात प्राचीन समय में, अगर हम आज से हजारों साल पहले भी देखें तो एक मंडल थ्योरी होती है जिसे बेसिकली चाणक्य ने अपनी किताब अर्थशास्त्र में लिखा है, और शायद मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने इसके बारे में कभी ना कभी पढ़ा होगा। NCERT में इसका जिक्र है और कहीं ना कहीं इसके बारे में जनरल डिस्कशंस भी होते रहते हैं। अब अगर मैं इस मंडल थ्योरी के बारे में आपको बताऊं तो आप सोच कर देखिए, आज से हजारों साल पहले लिखी गई एक किताब में कही गई फॉरेन पॉलिसी की एक बात आज भी लक्षद्वीप हो, मालदीव्स हो, चाइना इंडिया रिलेशन हो या वर्ल्ड की जियोपॉलिटिक्स हो, कितनी रिलेवेंट होती है। यहां मैं आप सभी को एक बात और एक स्टेटमेंट से अवगत कराना चाहता हूं, जहां मंडल थ्योरी में कहा गया था कि योर एनिमीज एनिमी will be your best friend and your friend's friend maybe it will be your friend, यानी कि आपके दोस्त का दोस्त आपका दोस्त हो सकता है, लेकिन आपके दुश्मन का दुश्मन आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड होता है। बस इसी बात से कि भाई किसी भी देश के कुछ नेचुरल एनिमीज हो सकते हैं, कुछ नेचुरल फ्रेंड हो सकते हैं, यानी कि भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर चर्चा करी जाए तो भारत के कुछ नेचुरल फ्रेंड्स होंगे इस एरिया में जो बाय डिफॉल्ट भारत के मित्र होंगे। अब चर्चा अगर करी जाए तो भारत का एक शत्रु चाइना है, और चाइना का सबसे बड़ी और पुरानी राइवलरी जापान के साथ है। इसी कारण आप पाएंगे भारत और जापान ऑल वेदर फ्रेंडशिप। इसी प्रकार से भारत का एनिमी पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान को जो नेशन काउंटर करेगा वो इंडिया का बाय डिफॉल्ट फ्रेंड होगा। अब यहां पर निकल कर आता है चाइना का बिगेस्ट एनिमी USA। तो USA आज के समय जब से हमारी चाइना के साथ दूरियां बढ़ी, हमारी नजदीकियां इस मैटर पर USA के साथ बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। कितना रिलेवेंट है
चाणक्य का लिखा हुआ एक सिंपल सा रूल जिसे कहते हैं मंडल फॉरम थ्योरी, यानी कि योर एनिमीज एनिमी विल बी योर बेस्ट फ्रेंड एंड योर फ्रेंड्स फ्रेंड मे बी इट विल बी योर फ्रेंड। आपके दोस्त का दोस्त आपका दोस्त हो सकता है, लेकिन आपके दुश्मन का दुश्मन आपका सबसे अच्छा मित्र होता है। बस यही चीज आपको हिंद महासागर में भी दिखाई देगी। अगर हम देखें तो हिंद महासागर के अंदर जो चल रही है टसल है, ये एनिमीज के एनिमी और फ्रेंड्स के फ्रेंड्स को अपना फ्रेंड या एनिमी बनाने की एक चर्चा है, बनाने का एक गेम है, बनाने की एक टसल है, जहां भारत एक तरफ कहीं श्रीलंका में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाता है, श्रीलंका में चाइना का इन्वेस्टमेंट कम करने के लिए या इन्फ्लुएंस कम करने के लिए काम करता है, तो उतना ही कुछ वे फॉरवर्ड हमें मालदीव्स में दिखाई देता है। अब अगर इंडिया यहां कुछ करता है तो मॉरिशस तक जो तार हैं वो खींचते हुए दिखाई देते हैं। चाइना का बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस मालदीव्स में भारत को उत्प्रेरित करेगा। आने वाले समय में देखिएगा, कुछ समय पश्चात मॉरिशस में भारत का इंटरेस्ट बढ़ेगा। ये एक थ्योरी थी जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि हिंद महासागर में बेसिकली चल रही राजनीति या फिर हम कहें चल रहे एक द्वंद्व के पीछे का रीजन क्या है, इसके बारे में। अब अगर मैं थोड़ी चर्चा को और आगे बढ़ाऊं तो आई थिंक आप सभी ने एक पर्सन का नाम सुना होगा। अभी यहां पर हम चर्चा करने वाले हैं हिंद महासागर के अंदर हो रही पॉलिटिक्स के बारे में, और ये जो चर्चा है इसे समझ पाएंगे आप, यानी कि हिंद महासागर के अंदर हो रहा ये जो द्वंद्व है इसका रीजन समझ पाएंगे आप अगर आप ध्यान से इन दोनों ही पॉलिटिकल थ्योरीज को सुने। यानी कि एक नेचुरल एनिमी थ्योरी, यानी कि प्राकृतिक रूप से कुछ देश जो है आपके मित्र होते हैं, कुछ देश आपके शत्रु होते हैं। इसी तरीके से अगर हम देखें तो यहां पीछे एक व्यक्ति का मैंने नाम लिख रखा है। आई थिंक आप में से कुछ लोग हो सकता है इनसे परिचित हो, पर ज्यादातर लोग नहीं जानते होंगे। नाम है इनका रेड्जल। फाइन। और ये एक लेजिटिमेट पर्सन है कोट करने के लिए, बिकॉज कुछ साक्ष्य के फॉर्म में इनकी बातें आप हमारी 12th क्लास की एनसीईआरटी में ह्यूमन ज्योग्राफी की डेफिनेशन देते हुए देख सकते हैं। ये 12वीं कक्षा की एनसीईआरटी में ह्यूमन ज्योग्राफी की डेफिनेशन देते हुए रेड्जल का स्टेटमेंट कोट करा गया है। यानी कि अगर हम इनकी थ्योरी देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये लेजिट पर्सन है जिनकी थ्योरी के बारे में हम चर्चा करें। पर मैं इनकी थ्योरी आपको बताने से पहले एक बात बता दूं, इनके विचार भारतीय उपमहाद्वीप के लोगों के लिए बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, और कहीं ना कहीं हिटलर पर, और खासकर हिटलर जो है इनका एक बड़ा फॉलोअर भी रहा और ये हिटलर के पॉलिटिकल एडवाइजर भी रहे। रेड्जल इनका नाम है और इन्होंने कहा था एशियंस आर टिमिड, शॉर्ट साइटेड, डिसऑनेस्ट, डिसोबीडिएंट एंड दे आर मेंट टू बी रूल्ड। अर्थात एशिया के लोग ऑनेस्ट नहीं होते, भरोसेमंद नहीं होते, और ये पैदा ही इसलिए हुए हैं ताकि इन पर शासन करा जा सके। कुछ ऐसे क्रूर स्टेटमेंट रहे रेड्जल के, और दुख की बात यह थी कि पॉलिटिकल एडवाइजर थे बेसिकली हिटलर के। पर अगर हम इनकी इन बातों को अवॉइड भी करें और इनकी चर्चा देखें तो इन्होंने भी जैसे मंडल थ्योरी में जो चाणक्य हैं उन्होंने बात करी थी बेसिकली एक राज्य के सिद्धांत के बारे में, उसी प्रकार से रेड्जल ने भी चर्चा करी है बेसिकली अपनी थ्योरी में एक सिद्धांत के बारे में जिसे कहा जाता है इवॉल्विंग स्टेट थ्योरी, या फिर इसे कई बार ऑर्गेनिक थ्योरी कहा जाता है, ऑर्गेनिक स्टेट थ्योरी कहा जाता है। इस थ्योरी में क्या कहा गया है तो समझिएगा, ये पर्सन काफी ज्यादा जो है वो प्रभावित थे चार्ल्स डार्विन के उस सिद्धांत से, जहां उन्होंने कहा था कि अलग अलग जो है वो देश या फिर अलग अलग जीव जो है वो उद्विकास करते हैं, ये बढ़ते हैं। इसी प्रकार से रेड्जल ने अपने थ्योरी में कहा था, ध्यान से समझिएगा, कि अगर कोई राज्य है, अगर कोई देश है तो उस देश को अपने आप को एक्सपांड करना चाहिए। यानी कि एक देश दूसरे देश का कभी भी, और खासकर अपने पड़ोसी का कभी भी अच्छा मित्र नहीं हो सकता। दो पड़ोसी आपस में अच्छे मित्र नहीं हो सकते, ये रेड्जल ने कहा था। और जो लोग ये थ्योरी या इन बातों पर चर्चा करते हैं कि भारत अपनी नीति से समय के अनुसार एशिया को खोता जा रहा है, यहां मैं सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा इस बात पर कि यह थ्योरी काफी पुरानी है
और स्पष्ट तौर पर मैं ये नहीं कहता कि पर्सन बहुत लेजिड है, पर हाँ ये जरूर है कि चूंकि इनके स्टेटमेंट्स जो है वो कोट करे जाते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी में, कहीं ना कहीं इनकी बात रिलेवेंट जरूर लगेगी आपको कि जो भी देश आपके पड़ोसी हैं, मानकर चलिए कि जो राज्य हैं ये अपने आप के इंटरेस्ट को फर्स्ट रखेंगे, इसलिए नेबर का इंटरेस्ट सेक्रीफाइस होता है। और कुछ ऐसा ही आपको हिंद महासागर में भी दिखाई देगा। जो मालदीव्स है वो लगातार चाइना के इन्फ्लुएंस में, यहां पर दोनों ही थ्योरी को मिलाकर अगर आप देखें तो चाइना लगातार मालदीव्स पर अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। कारण यह है कि मालदीव्स की दूरियां बढ़ रही हैं भारत के साथ, और भारत के साथ दूरियां क्यों बढ़ रही हैं, दूसरी थ्योरी से आप समझ पाएंगे कि कहीं ना कहीं देशों के मध्य पड़ोसी होने पर विवाद अक्सर दिखते हैं, और यहां पर विवाद का कारण कभी भी इंडिया नहीं रहा है। हमेशा मालदीव्स के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज आई, कहीं ना कहीं इनका अपना खुद का एजेंडा रीजन रहा। यानी कि रेडजेल की थ्योरी और ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड जो थ्योरीज दी गई वो भी इंडियन ओशन के अंदर इस चीज को जस्टिफाई करती हैं। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आपको कहूं कि ये कुछ डायमेंशन है हिंद महासागर के, तो आप और भी बेहतर तरीके से इसे समझ पाएंगे। ये है हमारा ग्रेट इंडिया, और यहां ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये कुछ बॉर्डर्स आपको जो दिख रही हैं इस स्थान पर, ये है हमारे हिंद महासागर की मेन बॉर्डर्स। और अगर थोड़ा जूम करें इसे तो आप बहुत बेहतर तरीके से देख पाएंगे कि ये जो स्थान है इसे बेसिकली जियोपॉलिटिकली कहा जाता है एंट्री गेट ऑफ इंडियन ओशन, और ये है बेसिकली चोक पॉइंट और सेकंड चोक पॉइंट ऑफ इंडियन ओशन। ध्यान से देखिए, इसे कहा जाता है मलक्का, और ये है बेसिकली सुएज नहर का एंट्री पॉइंट, सुएज कैनाल। फाइन, और ये पूरा एरिया आप देख पाएंगे, इसे बेसिकली कहा जाता है हिंद महासागर का वो एरिया जो जियोपॉलिटिकली है हॉटस्पॉट। ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे तो आपको इस स्थान पर जो है वो मलक्का की जलसंधि अर्थात मलक्का स्ट्रेट दिखाई देगा। ऊपर आपको इन्फ्लुएंशियल आपको दिखाई देगा चाइना, और चाइना का है ये चोक पॉइंट, प्रेजेंट है मलेशिया इंडोनेशिया के बीच में। इस प्रकार से इंडोनेशिया का सुमात्रा आइलैंड के बीच में ये चोक पॉइंट उपस्थित है। यहां आपको अंडमान सी दिखाई देगा, जिसके बारे में हमने प्रीवियसली चर्चा भी करी थी। और इसी प्रकार से आप आगे आएंगे तो इस स्थान पर आपको जो है वो दिखाई देगा, ये है सुएज नहर वाला एरिया। और याद रखिए ये इजिप्ट वाला पोर्शन है, और यहां आपको देखने को मिलता है इजिप्ट का कंट्रोल ओवर सुएज कैनाल। यहां पर जियोपॉलिटिकली एक बात और जानने लायक है कि जो सुएज कैनाल है, ये सुएज कैनाल क्राइसिस हुआ था 1956 में, जहां पर सुएज नहर को कंट्रोल करने वाली कंपनी का नेशनलाइजेशन करके इजिप्ट ने अपने अंडर में करा। और इसके पहले तक आप कहीं ना कहीं पाएंगे कि इस हिंद महासागर के सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री और चोक पॉइंट, जिसे कहा जाता है लाल सागर का एरिया, यहां से डियर जो एंट्री होती थी वो एंट्री कंट्रोल करा करता था ब्रिटेन। एक स्टेटमेंट कोट होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा, कि मलक्का से सुएज तक अगर किसी ने कंट्रोल करा तो वो दुनिया कंट्रोल करता है। वन हु रूल मलक्का अप टू सुएज विल रूल द वर्ल्ड। विश्व को कंट्रोल करने की क्षमता उस देश में आएगी जो मलक्का से लेकर सुएज तक के एरिया को कंट्रोल करेगा। बिकॉज वर्ल्ड के रिसोर्सेज का सबसे बड़ा पार्ट हिंद महासागर, वर्ल्ड के ट्रेड का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट हिंद महासागर, और चल रही है एक रेस भारत और चीन के बीच में। और यह रेस कहीं ना कहीं एथिकली चलता है इंडिया, और थोड़ा इन्फ्लुएंशियल या फिर थोड़ा सा कूटनीतिक ज्यादा ही तरीके से चलता है चाइना। यह बेसिकली चल रहा एक सिनेरियो है हिंद महासागर का। उम्मीद करता हूं आपको ये एक्सप्लेनेशन, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है स्टडी IQ के P2I बैचेस में एंट्री लेने की। फाइन, जो 4 मार्च का बैच है, क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, आप देर हो रहे हैं। अगर आप एंट्री करना चाहते हैं स्टडी IQ के P2I बैचेस में तो 4 मार्च से क्लासेस विल बी स्टार्ट, यानी कि 4 मार्च से क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर आप इस P2I अर्थात प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच में एंट्री लेना चाहते हैं तो आप जो है वो AK लाइव कोड का यूज करके
एंट्री ले सकते हैं। और मैं ये मानकर चलता हूं वो सारे एस्पिरेंट जो सीरियसली अपना अटेम्प्ट देने वाले हैं 2025 या 26 में, वो डेफिनेटली इसका पार्ट बनेंगे बाय यूजिंग फैकल्टी कोड AK लाइव। तब आपको ये कोर्स जो है वो उचित मूल्य पर अर्थात 24,999 में ये आप ले पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट करना ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।